सबके समय में पूरे भारत का क्षेत्र बिखरा हुआ था। इस समय 9वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक, वैसे तो गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक ही संपूर्ण राजाओं का राजवंश संपूर्ण भारत में नहीं रहा था, बिखरा हुआ था। मध्यकाल, इसके बाद शुरू करते हैं अपन मध्यकाल। इस काल में प्रमुख आक्रमणकर्ता की बात कर लेते हैं पहले। इस काल में कुछ प्रमुख आक्रमणकर्ता आए थे भारत पर। आक्रमणकर्ता, विदेशी आक्रमणकर्ता जिसे अपन कहेंगे, विदेशी आक्रमणकर्ता। इस काल में आने वाला पहला तुर्की आक्रमणकर्ता था। तुर्की आक्रमणकर्ता, पहला तुर्की आक्रमणकर्ता 977 में आया था, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ये पहला तुर्की आक्रमण था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था इस काल में। दूसरा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इस काल में मुख्य आक्रमणकर्ता माना जाता है। लगभग भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किए थे, ये आंकड़ा माना जाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। महमूद गजनवी इस काल के मुख्य आक्रमणकर्ता ये दो माने जाते हैं, जिन्होंने भारत की संपत्ति को अथाह नुकसान पहुंचाया, लूटा। क्यों लूटा, उसका मुख्य कारण था कि भारत के समस्त राजा अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगे हुए थे। इनमें किसी में भी कोई मैत्री का सहयोग नहीं था, कि मिलजुल कर लड़ने का सहयोग नहीं था। अब बात करते हैं अपन मध्यकाल की। नोट कर ले आप, इनको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अच्छे से भूले नहीं। अब बात करते हैं अपन मध्यकाल की। मध्यकाल की। मध्यकाल, देखो मध्यकाल को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। दिल्ली सल्तनत का काल। और इस समय जो राजा होता था वो कहलाने लगा था सुल्तान। इस समय के राजा सुल्तान कहलाने लगे थे। क्या कहलाने लगे थे? सुल्तान। मध्यकाल में जो प्रमुख राजवंश थे भारत में, भारत की अगर यहाँ बात करते हैं तो देखो, क्योंकि पहले बताया पूरा मध्यकाल में भारत के समस्त राजा अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे, लेकिन मध्यकाल में भारी आक्रमणकर्ताओं ने भारत पर अधिकार कर लिया और मुख्य राजधानी बनाया दिल्ली को। याद रहे, दिल्ली को मुख्य राजधानी बनाया। और दिल्ली के बाद अगर मुख्य राजधानी सल्तनत काल की कोई रही तो वो रही आगरा। और इसी सल्तनत काल में दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर भारत के समस्त राज्यों पर दिल्ली सल्तनत कालीन राजाओं का राज रहा था। इन्होंने अधिकार किया था। कब से? 1206 से 1526 तक। कहीं युद्ध हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश से युद्ध हुआ, चौहानों से युद्ध हुआ, राजस्थान के मेवाड़ सिसोदिया राजवंशों से युद्ध हुआ, अलग अलग राजवंशों से युद्ध हुआ। लेकिन दिल्ली का जो शासक था वही संपूर्ण भारत का राजा माना जाता था इस काल में, और उस राजा को कहते थे सुल्तान। ये इस काल की मुख्य बात है, सुल्तान कहा जाता था। बात करते हैं पहला राजवंश कौन सा है। आप सूत्र नोट कर लो, अगर सूत्र से राजवंश आपको याद होता है तो सूत्र है गुल खिले तुमसे लो। सूत्र है गुल खिले तुमसे लो। इस सूत्र से लगभग इस सल्तनत काल के समस्त जो है राजा है, उनके राजवंश है, वो आसानी से कवर हो जाएंगे। देखो करते हैं कवर। पहला आता है अपने गुल किले, गुल से आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 से, क्योंकि देखो नोट करो 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा जो वंश आता है खिले, बोले तो खिलजी वंश। खिलजी
वंश। और खिलजी वंश का समय यहीं से उठाएंगे 1290 से लेकर 1320। एक फॉर्मूला बताऊंगा, अभी सारा कवर हो जाएगा इजीली। आगे आता है तुम, तो तुम से हो गया तुगलक वंश। तुगलक राजवंश का समय 1320 से 1414 ईस्वी। उसके बाद आता है से, तो से हो जाता है अपना सैयद वंश। सैयद वंश 14 से 51 तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश, और लोधी वंश का समय है 1451 से 1526 तक। आ गया मध्यकाल 1206 मध्यकाल का अंतिम समय 1526 से 1526 आ गया। इसके बाद उत्तर मध्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। क्रम याद कर लो, गुल खिले तुमसे लो, सूत्र याद रहेगा, अपने आप क्रम से याद हो जाएगा। पहला गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम जो गुलाम वंश का शासक था वो था क्यूमर्स। यहाँ एक खास बात रहेगी, देखो अंतिम समय इधर, मतलब आपको एक साइड का समय याद करना है। और दूसरी खास बात यह है कि इस वंश के साथ अंतिम शासक को यही मारेगा, और इस वंश के अंतिम शासक को यही मारेगा, इस वंश के अंतिम शासक को यही मारेगा, इस वंश के अंतिम शासक को ये मारेगा, इस वंश के अंतिम शासक को आगे आ जाएगा मुगल का। बस क्रम से याद करना है, इसलिए बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ध्यान रखना, क्यूमर्स को मारेगा खिलजी वंश का प्रथम शासक, और अंतिम शासक को मार देगा तुगलक वंश का शासक। इजी है क्यूमर्स। अब क्यूमर्स का वध करने वाला कह लो या खिलजी वंश का संस्थापक कह लो, बात एक ही है। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं अपना इधर का। खिलजी वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बाद तुगलक वंश का अपने शासक आ जाता है गियासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश का संस्थापक है, ध्यान रखना, और ये अंतिम शासक है। तुगलक वंश का संस्थापक और तुगलक वंश का अंतिम शासक है, नाम यही मिलेगा नासिरुद्दीन खुसरो की जगह महमूद शाह। ठीक है, उसके बाद आता है सैयद वंश का आता है, सैयद वंश का शासक है खिर्ज का सैयद, और अंतिम शासक आता है आराम शाह। यहाँ आराम शाह, ध्यान रखना, अपने आप को अयोग्य मानते हुए स्वयं ने इसने गद्दी का त्याग कर दिया था और इसके बाद अधिकार कर लिया था। लोधी वंश का जो शासक है वो है बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, दिल्ली सल्तनत के काल को समाप्त किया था, या सुल्तान की उपाधि वाले शासन को समाप्त कर दिया था। अब देखो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ, गुल खिले तुमसे लो, सूत्र के अगर अंदर पिरोएंगे तो सारा क्रम से आ जाएगा। उसके बाद पहला जो शासक है अंतिम शासक का वध करेगा अगले राजवंश का अंतिम शासक का वध करेगा अगला राजवंश। बस सीधा सिंपल है, इन्हीं राजवंशों का ये वध करते हुए क्रम से चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, आराम शाह अपने आप को योग्य नहीं मानता था,
इसलिए उसने छोड़ दिया था। बाकी का तो सबका वध हुआ है, इन सब का वध हुआ है, इसका वध नहीं हुआ था, इसने छोड़ दिया था कभी मेरे से ये व्यवस्था नहीं संभलेगी। तो बाद में बेहलोल लोदी ने इसको हटाकर स्वयं शासन कर लिया था। और इब्राहिम लोदी, अब इब्राहिम लोदी देखो सन 1526 और 1526 में इब्राहिम लोदी का युद्ध होगा मुगल काल के बड़े शासक, मुगल काल के बड़े शासक बाबर से। और बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करके पानीपत के युद्ध में मुगल राजवंश की स्थापना करेगा। मतलब उत्तर मध्य काल को हम मुगल राजवंश भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रहे जो मैंने बताया था कि दक्षिण भारत, थोड़ा सा बताया था, दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के काल में दक्षिण भारत में अलग राजवंशों का अधिकार हुआ था। मतलब इतने वाले पार्ट में, जिसमें मुख्य रूप से कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इसमें 4 राजवंशों का स्थापना हुई थी, 4 राजवंश। सूत्र आप याद रखना चाहे तो रख लो। संग तु अरविंद के, ये सूत्र आप याद रख लो। इसमें 4 राजवंश आ जाएंगे। संगम वंश पहला, दूसरा शालू वंश और तीसरा तुलु वंश और चौथा अरविंदु वंश। अरविंदु वंश, ये 4 राजवंश क्रम से ही रहेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत वाले चल रहे थे वैसे ये क्रम से चलेंगे। पहले संगम वंश, संगम वंश की स्थापना की बात कर ले तो हो जाता है हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का बात करें कब तो 1336 में संगम वंश की स्थापना हुई थी 1485 तक। इसके बाद में इस वंश के अंतिम शासक का वध होगा, सालू वंश का शासक उस पर अधिकार कर लेगा। 1485 से 1505, 1505 से 1570 और 1570 से 1650, ये प्रमुख इन राजवंशों का क्रम है। देख लो क्रम से चलेंगे, वही 85, 5, 5, 70, 70 इस प्रकार। मतलब दक्षिण भारत में भी इस प्रकार ही शासन चला। कौन से काल में? मध्यकाल में। अगर बात करें तो मध्यकाल में। तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इस समय रहे थे, संगम, शालू, तुलु, अरविंदु। ये ध्यान रखना है राजवंश का। क्रम याद होना चाहिए, बिना क्रम के सारी गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि क्रम का एक फायदा है, अगर आपसे पूछ ले 1526 में किस शासक को पराजित किया था, वो किस राजवंश का था, तो अगर आपको क्रम याद है तो आपको पता रहेगा खिलजी वंश था ही नहीं, तुलु वंश था ही नहीं। अब इधर पता चल जाएगा आपको 1526 में कौन सा राजवंश आ सकता है, तुलु वंश। तो कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आया बेटा आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल का पूरा मध्य हो गया, मध्यकाल हो गया और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को अपन विस्तार से ले लेते हैं। अब तीसरा पार्ट आ गया 1526 से, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आ गया उत्तर मध्य काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट काल है, ध्यान रखना। हालांकि इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन फिर भी 1526 से लेकर 1757। याद रहे मैंने बताया था, इसको मैं 1857 लिख रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन। देखो इस काल में अंतिम शासक लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने अधिकार कर लिया था। मुगल काल शुरू हो गया था, फिर बाद में भारत में मुगल काल मतलब मुगलों का ही अधिकार रहा था। और मुगल अपने आप में उपाधि लगाते थे बादशाह की, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत वाले लगाते थे सुल्तान की उपाधि, ये लगाते थे
बादशाह की उपाधि। मुगल काल के जो प्रमुख शासक हैं उसमें पहला शासक आ जाता है बाबर। 1526 से 1530 तक भारत के दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और भारत में संपूर्ण भारत पर फिर मुगलों का अधिकार रहा। वही दक्षिण भारत का कुछ एक क्षेत्र छोड़ सकता है। हुमायूं 1530 से 1540, बाद में शेरशाह के कारण हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था, इसलिए बाद में वापस 1555 से 1556। बीच में जो अंतराल है ये शेरशाह सूरी ने, जब पढ़ाएंगे हुमायूं तब बताएंगे आपको। और हुमायूं के बाद में है अकबर, और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 तक ईस्वी है। अकबर के बाद में आ गया था अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का 1605 से 1627। ध्यान रखना 1627 में अंतिम समय में, अंतिम सन के अंतिम समय मृत्यु हुई थी, इसलिए नया राजा 28 में बनेगा। वही राज्याभिषेक की प्रक्रिया वगैरह। इसका बेटा शाहजहां बना 1628 से 1658 तक। यहाँ इसकी मृत्यु नहीं हुई, यहाँ औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया था। अपने ही पिता को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था औरंगजेब ने, और 1658 में अधिकार कर लिया था और 1707 तक रहा था। 1707 तक। इसके बाद में मुगल साम्राज्य में कोई योग्य शासक नहीं होने की वजह से मुगल साम्राज्य का संपूर्ण भारत में धीरे धीरे विघटन होना प्रारंभ हो गया। संपूर्ण भारत में विघटन होना प्रारंभ हो गया था। देखो, जिस प्रकार उत्तर मध्यकाल है 1526 से 1757 तक। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर अपन को समझना है क्या है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत के जो राजा थे उन्होंने औरंगजेब की नीतियों की वजह से मुगल शासकों से, मुगल राजवंश से रिश्तेदारी रखना या उनके अधीन रहना, उनसे नाराज होकर या उनकी नीतियों के खिलाफ होकर उनसे अलग हो गए थे और भारत पुनः अलग अलग राजवंशों में बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया? बंगाल, यहाँ आ गए निजाम, यहाँ आ गए निजाम, यहाँ आ गए मैसूर साम्राज्य अलग हो गया, यहाँ मराठा साम्राज्य अलग हो गया, यहाँ राजपूत साम्राज्य अलग हो गया, राजपूतों में भी यहाँ जाट अलग हो गए मुख्य रूप से, और इधर सिख अलग हो गए, इधर अवध का शासक सादत खां अलग हो गया, यहाँ दिल्ली। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसके बाद में धीरे धीरे इनका साम्राज्य सिमटता चला गया, लेकिन 1757 तक तो मुख्य रूप से रहा। 1757 के बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करना प्रारंभ कर लिया था। तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हुआ। 1757 से 1857 तक इनकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण होती गई और 1857 में अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड। ये अंतिम शासक था। 1857 की क्रांति के बाद में संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मतलब 1757 से मुगल साम्राज्य का भारत से विघटन होना प्रारंभ हो गया, अंग्रेजों का आगमन होना शुरू हो गया। तो मुख्य बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। प्रथम शासक बाबर और मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं मध्यकाल, तो हमें ध्यान रखना है 1757 तक ही। ठीक है, ये राजवंश आगे चलता रहेगा 1857 तक। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन होना शुरू हो गया। कब हो गया? इन्हीं समय में हुआ। कब हुआ? मध्यकाल के समय में ही। मुख्य रूप से बताते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। ध्यान रखना, इस काल में
जो भारत में अंग्रेज आना प्रारंभ हुए थे वो युद्ध की नीति से लिए नहीं, व्यापार की नीति के लिए आए थे। हमें कर्म ध्यान रखना है और याद रखना है कि व्यापारी के तौर पर व्यापार करने भारत अंग्रेज आए थे। अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड वाले होते हैं, पहली बात। जो इंग्लैंड के हैं वो अंग्रेज है, बाकी अपने अपने देश के अमेरिका के अमेरिका और फ्रांस के फ्रेंच, अलग अलग क्षेत्र के अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड के लिए। तो ध्यान रहे, जो गोरा है वो अंग्रेज है, ये ज़रूरी नहीं है। इंग्लैंड का जो है वही अंग्रेज कहलाएगा। इसी काल में भारत में अंग्रेजों का व्यापार के लिए आगमन हुआ, लेकिन भारत के टूटे फूटे राजवंशों को देखकर राजा आपस में लड़ रहे हैं, आपसी मतभेद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे संपूर्ण राजाओं पर अपना अधिकार प्रारंभ कर दिया। इस समय जो आने वाले पहला था पुर्तगाली। भारत में व्यापार करने वाले आए थे मध्यकाल में, उत्तर मध्य काल की अपन बात कर रहे हैं। तो पुर्तगाली के बाद भारत में आए थे डच के बाद भारत में आए थे अंग्रेज। क्रम ध्यान रहे, अंग्रेज के बाद में आए थे, अंग्रेज बोले तो इंग्लैंड वाले। अंग्रेजों के बाद में आए थे डेनमार्क, और अंत में आए थे, अगर आपसे पूछे भारत में आने वाला अंतिम विदेशी व्यापारी कौन था, किस देश से थे, तो वो थे फ्रांस से। कहाँ से थे? फ्रांस से। अब हमें याद रखना है कि संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, व्यापारिक नीति के तहत ही धीरे धीरे भारत पर अधिकार किया था। लेकिन सबसे पहले 1498 में जो आया था वो था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। इसी उत्तर काल में देखा जाए तो वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने ही पुर्तगालियों को भारत के आगमन के लिए बुलाया था, खोज की थी, व्यापार की नीतियाँ वगैरह यहाँ की व्यवस्था बताई थी। याद रखने वाली बात यह है कि भारत से अंग्रेज तो चले गए थे 1947 में, लेकिन सबसे लास्ट में जो विदेशी जाति भारत से गई थी वो थी पुर्तगाली, 1961 में भारत छोड़कर गई थी। ठीक है, ये हमारा मध्यकाल हो गया। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कुछ कमी रहे तो कमेंट में बताएं, कुछ प्रश्न पूछने हो तो कमेंट में आप बताएं। प्रत्येक प्रश्न का लगभग उत्तर दिया जाएगा, समझाया जाएगा। अब आगे रहा हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल 1757 से 1947 तक का पैटर्न है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये कैसा लगा बताएं तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।